हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वसंत का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया स्टार्ट करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और इस उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। ठीक है बेटा, देखो पत्रों का महत्व हमेशा एसएमएस से ज़्यादा रहा है। एसएमएस तो बेटा डिलीट भी हो सकते हैं, जबकि पत्र हमेशा रहते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक है ना। और राजनीति, साहित्य, इनके बेस में पत्र ही काम करते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर आधारित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। ठीक है, मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। ठीक है बेटा, मतलब कि अलग अलग भाषाओं में इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन पत्र का सभी जगह पत्र का काम एक ही है कि यादों को समेट कर संभाल कर रखना। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा मतलब एक सीमित क्षेत्र। ठीक है ना। और हर किसी के पत्र लिखने का अपना एक अलग ढंग होता है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। ठीक है बेटा, रोज़ पता नहीं कितने पत्रों की डिलीवरी होती है। भारत में रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। ठीक है ना बेटा, जब एक दिन में 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाक में डाली जाएंगी तो खुद ही देखा जाए ना कि पत्र कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, कितना महत्व है इनका। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। ठीक है ना बेटा, पहले क्या था, पत्र जो है तेज घुड़सवार पे जाते थे संदेश लेकर। उसके बाद पहिए आए, पहले घोड़ों के बाद फिर यातायात के साधनों में पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए चलने लगे। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। उसके बाद और भी ज़्यादा नवीनता आई तो रेलवे ने से और भी ज़्यादा ये विकसित हुआ। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया, यानी कि हमें कहीं बहुत जल्दी पत्र पहुंचाना हो तो तार किया जाता है। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। ठीक है, अब टेलीफोन, वायरलेस और रेडार के थ्रू दुनिया जो है वो बदलती जा रही है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। ठीक है ना बेटा, इसमें भी टाइम टाइम पे सुधार हो रहा है कि डाक व्यवस्था में अच्छे से सुधार लाया जाए ताकि पत्रों को सही दिशा में मिल सके। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है ना बेटा। हमारा आता है ना पत्र लेखन, इसीलिए किया गया है ताकि पत्र लिखने की कला विकसित हो सके। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। बेटा, ये सब प्रयास सिर्फ इसलिए किए गए ताकि लोग पत्र लिखने में कुशलता हासिल कर सकें। ठीक है ना, पत्र लेखन कला जो है वो विकसित हो सके। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्र की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। ठीक है ना बेटा, शहरों में माना चेंजेस आ गए हैं, इतना पत्रों का नहीं चलते अब,
यानी कि मैसेजेस के थ्रू बात हो जाती है लोगों की। पर देहाती दुनिया में आज भी चिट्ठियाँ ही ज़्यादा चलती हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेज़ी से रोका है। ठीक है ना बेटा, आप अपने शहर में खुद ही देख सकते हैं कि चिट्ठियाँ अब कितनी कम हो गई हैं। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन बिजनेस है या फिर कोई राजकाज का काम है, वो तो आज भी पत्रों के थ्रू ही हो रहा है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार न किया हो। ठीक है बेटा, आज हमारे एसएमएस का ज़माना है, लेकिन हमारे बचपन में हमने तो काफ़ी देखा है कि पत्र लिखे भी हैं, पत्रों का इंतज़ार भी किया है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। यानी यातायात के साधनों का जैसे जैसे विकास हुआ, पत्र आसान मतलब कि क्या हुआ, लोग आसानी से मिल लेते हैं। पहले तो मिलने का जरिया नहीं था, यातायात के विकसित साधन नहीं थे, तो पत्र लिख देते थे। लेकिन आजकल लोग मन किया तो जिसे पत्र लिखना उससे मिल ही ना लेंगे, तो इसलिए पत्र कम हो गए हैं। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों। ठीक है बेटा, ऐसे लोग भी बहुत मिलेंगे जिन्होंने अपने पुरखों की, अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को अब तक विरासत के रूप में, धरोहर के रूप में संभाल कर रखा हुआ है। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी यानी उद्योगकार जो होते हैं, ठीक है, उद्योगी लोग, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान मीन्स खोज। ठीक है, अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को फ़ोन करते। ठीक है ना बेटा, नेहरू जी ने इंदिरा के नाम पत्र लिखे थे ना, वो पत्र क्यों लिखते, फिर फ़ोन ही ना कर देते। इतनी बात तो वो फ़ोन पे बता सकते थे। पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। वो पत्र अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। हो सकता है फ़ोन पे वो बात कही जाती तो अब तक ख़त्म हो चुकी होती फ़ोन के साथ ही, लेकिन क्योंकि उन्होंने पत्र लिखे थे और ऐसी चीज़ों को संभाल कर रखा जा सकता है। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं। ठीक है बेटा, हमारे मोबाइल में भी कितने मैसेज पड़े रहेंगे, कभी ना कभी तो फ़ोन खाली करने के लिए उन्हें डिलीट करना ही होगा। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी हैं। ठीक है ना बेटा, यानी कि दुनिया में जितने भी संग्रहालय हैं, संग्रहालय जहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, वहाँ पर जानी मानी हस्तियाँ जो हैं, सेलिब्रिटीज़ जो हैं, उनके पत्र भी वहाँ पर हैं, मिलेंगे। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज़ अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। ठीक है ना बेटा, वो अपने परिवारजनों को पत्र लिखते थे, काफ़ी बड़े बड़े होते थे, बाद में उनके ऊपर एक पूरी पुस्तक ही बन गई, भाई ये इसका इसके नाम पत्र, इसका इसके नाम पत्र। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे। ठीक है ना, खाली इंडिया लिख दिया और कुछ ज़रूरत नहीं है लिखने की, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे, क्योंकि महात्मा गांधी एक जाने माने व्यक्ति थे, सभी लोग उन्हें जानते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। ठीक है ना, महात्मा गांधी के अलावा जो उनके और साथी थे, उनके साथ भी सेम ऐसा ही होता था। वे जहाँ भी होते थे पत्र उन तक पहुँच जाते थे, खाली इंडिया के एड्रेस से ही। एड्रेस कुछ नहीं होता था, खाली इंडिया लिखा होता था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे,
पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी तुरंत लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। ठीक है ना बेटा। हालांकि हाथ दर्द करने लग जाता था उनका लिखते लिखते, तो ऐसा नहीं था या तो किसी और से बोल के लिखवा लें या बाद में लिख लें, लेकिन नहीं, उल्टे हाथ से लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे ज़रूर। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। प्रशस्ति पत्र बेटा मीन्स प्रशंसा के पत्र जो होते हैं, ठीक है ना। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है बेटा। जिनके पास ये इतने पुराने पत्र हैं ना, संभाल के रखने के लिए उन्होंने उनको फ्रेम करवा लिया ताकि वो सुरक्षित रहें। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। ठीक है ना बेटा। पत्रों के ऊपर तो काफ़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है, जरूरी कागज़ों से कम नहीं है बेटा। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी बेटा। इन पत्रों पे मैंने बताया ना कई पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, तो इस तरह की कई पुस्तकें जो हैं हमें मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब तैयार रहते थे, उनका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। ठीक है ना बेटा। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच जो पत्राचार हुआ था, आदान प्रदान हुआ था, वो संग्रह प्रकाशित हुआ है। उन्होंने एक दूसरे को जो पत्र लिखे थे वो संग्रह के रूप में प्रकाशित हुए हैं। ठीक है ना बेटा। जिसमें बहुत से न्यू फैक्ट्स और उनकी जो मनोदशा है उसका सारा वर्णन उनमें मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। ये कोई नई परंपरा नहीं है, बहुत समय से। यानी पहले तो सिर्फ चिट्ठियाँ ही चलती थी। राजाओं महाराजाओं के समय उनके सैनिक लेकर जाते थे, उनके गुप्तचर संदेश लेकर जाते थे, वो भी तो चिट्ठी लेके जाते थे राजा की लिखी हुई। तो इसलिए पत्र व्यवहार जो है वो तो बहुत पुरानी परंपरा है। पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ है, यानी उसमें डेवलपमेंट हुआ, बाद में विकास हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग को ही है। ठीक है ना बेटा। डाक विभाग ने सबसे ज़्यादा उन्नति की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। जो डाक विभाग है वो लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फ़बारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग। ठीक है ना बेटा। चाहे लोग कहीं भी रह रहे हों, किसी भी तरह का उनका इलाका हो, आज भी खत का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। वो चाहे उनका क्षेत्र कितना भी दुर्गम हो, वे पत्रों का उतनी ही बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। बहुआयामी अनेक क्षेत्रों में इसकी भूमिका भी नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। बेटा देखो, अब जिनके बेटे या कोई और बाहर नौकरी करते हैं वो बाय मनी ऑर्डर पैसे भेजते हैं अपने घर, तो जो वो अपने घर भेजते हैं तो उनका घर तो उनके पैसों पर ही डिपेंड है।
अगर ये मनी ऑर्डर की व्यवस्था ना हो तो कैसे तो वो अपने घर पैसे भेजेंगे, कैसे उनके घर में चूल्हा जलेगा। ठीक है ना, ये सब मनी ऑर्डर की वजह से ही है। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। वो किसी देवता से कम नहीं होता, क्योंकि वो तो उनके लिए मनी ऑर्डर लेकर आ रहा होता है और उसी से ही उनका गुजारा चलता है, उनकी रोज़ी रोटी चलती है, तो इसलिए वे उसे अपना भगवान मानते हैं। ठीक है बेटा, आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके बाय।